रीजन 1 सिनिस्टर स्ट्रेंज की बकचोदी। रीजन 2 बस आ रहे हैं। एमसीयू में इनकर्जन्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमें बस यही दो चीजें दिखाई गई है, वो भी सिर्फ एक मूवी में जो 4 साल पहले आई थी। और इस बीच एमसीयू के किसी भी मूवी या सीरीज में मल्टीवर्स सागा की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसके बारे में क्लियरली घंटा कुछ नहीं बताया गया। ऊपर से हमें एंकर बीइंग्स का एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि कोई भी मेन कैरेक्टर हो सकता है, उनके मरते ही यूनिवर्स की लग जाती है। लेकिन एक चीज सोचो, यूनिवर्स के मौत का कारण एंकर बीइंग्स की मौत है या फिर उनका जन्म? क्योंकि भाई जो इंसान पैदा होगा उसकी वैलिडिटी ज्यादा से ज्यादा कितनी ही होगी, मरना तो है ही उसको, लेकिन यूनिवर्स को तो और भी करोड़ों साल तक जिंदा रहना चाहिए। तो क्या एंकर बीइंग्स का जन्म एक्चुअली दुनिया के घी खत्म होने का सिम्टम है? इन सवालों का जवाब शायद हमें डूम्सडे में ही मिलेगा। लेकिन मैंने रिसेंटली 50-60 कॉमिक्स पढ़े और मुझे पता चला कि ये एंकर बीइंग्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली 2-3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की खिचड़ी है। लेट मी एक्सप्लेन बट्स। एक तो है सुपर फ्लो वाला कॉन्सेप्ट। पूरे मार्वल मल्टीवर्स में हर एक यूनिवर्स के लिए एक एक सुपर फ्लो होते हैं जिनसे बिल्डर्स नाम के प्राणी यूनिवर्स को मॉनिटर करते हैं। और जब किसी यूनिवर्स की लगने वाली होती है, मान लो यूनिवर्स को बहुत ही बड़ा कोई खतरा है, तो ये सुपर फ्लोस ट्रिगर करते हैं एक एंटीबॉडी सिस्टम। उन खतरों का सामना करने के लिए कुछ स्पेशल प्राणियों को चुना जाता है और उन्हें कॉस्मिक पावर्स दिए जाते हैं जो कि एकदम ही हाईएस्ट लेवल के पावर्स होते हैं। और ये कैरेक्टर्स एक से ज्यादा होते हैं, जैसे कि स्टार ब्रांड, नाइट मास्क और भी 2-3। बेसिकली ये यूनिवर्स की लगने वाली है इसलिए पैदा हो रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूल मैन्स का। हर एक यूनिवर्स के लिए एक ही मॉलिक्यूल मैन होता है और ये यूनिवर्स के एकदम शुरुआत से लेके अंत तक जिंदा रहते हैं। और अगर इन्हें मार दो तो यूनिवर्स खत्म। सो देयर यू हैव इट। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को मिला के एंकर बीइंग्स का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। अब आते हैं इनकर्जन्स पे। कॉमिक्स में ये फीका फीका हाल बिल्कुल नहीं था। वहां हर एक हीरो की हमेशा फटी रहती थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे पूरा मल्टीवर्स खत्म हो रहा था। इन्हें रोकने के लिए अपनी हद पार करके कई हीरोज इविल बन गए और ये डर का माहौल 2-2.5 साल तक चला। फिर जाके मल्टीवर्स तबाह हुआ। चलो पूरी कहानी शॉर्ट में बताता हूँ कि पहला इनकर्जन हमारे हीरोज ने कैसे फेस किया था। एब्सोल्यूट सिनेमा है भाई, शुरू करते हैं। हमारे अर्थ 616 के साथ एक इनकर्जन होते हुए सबसे पहले देखता है टचाला। जब हमारे अर्थ को बचाने के लिए ऑपोजिट अर्थ को फोड़ देती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ब्लैक स्वॉन, जो पूजा करती थी रबम अलाल की और उसके नाम पे बलि चढ़ाती थी अर्थ की। टचाला ब्लैक स्वॉन को किडनैप करके ले जाता है अपने महल में और वहां बाकी के इल्यूमिनाती के मेंबर्स को भी बुलाता है। ये इल्यूमिनाती प्राइवेटली पूरी दुनिया के लिए कुछ कठोर डिसीजंस लेते थे। तो टचाला के नेक्रोपोलिस को बेस बना के ये लोग एक मीटिंग रखते हैं। रीड रिचर्ड्स ब्लैक स्वॉन से पूछताछ करके और खुद भी इनकर्जन्स के बारे में थोड़ा रिसर्च करके सबके सामने आके कहता है, मौत के बारे में सोचते हो? जन्म से लेके मौत तक यूनिवर्स के टाइमलाइन पर हर एक चीज की एक शुरुआत और एक अंत होती है। हमारी धरती भी समय के इस रेखा पर एग्जिस्ट करती है। यूनिवर्स के बाद पैदा हुई और यूनिवर्स के खत्म होने से पहले कभी खत्म हो जाएगी। हम ये भी जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है और ब्रह्मांड भी अनंत है। इसी वजह से अनगिनत अर्थ्स भी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, हर चीज मरती है, इसीलिए चाहे जितनी भी रियलिटीज क्यों ना हो, आखिरकार वो सब एक ही जगह पहुंचते हैं, एक ही हालत में जहां कुछ भी बाकी नहीं रहता, ना वक्त, ना स्पेस, ना यादें, कुछ भी नहीं। और प्रॉब्लम यही शुरू होती है। मैंने जाना कि कहीं ना कहीं इन सारे अर्थ्स में किसी एक पर कुछ तो ऐसा हुआ जिसने किसी एक यूनिवर्स का अंत समय से पहले शुरू कर दिया। उस अनटाइमली अननेचुरल इवेंट ने मल्टीवर्स के टाइमलाइन में एक कॉन्ट्रैक्शन पैदा किया जिससे बाकी ब्रह्मांड भी अपने अंत तक थोड़ा जल्दी पहुंच रहे हैं।
और उस छोटे से कॉन्ट्रैक्शन ने दो यूनिवर्सेस को एक दूसरे की तरफ धकेल दिया और वो दोनों टकराए उस पहले इवेंट के इनकर्शन पॉइंट पे। और यहाँ सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए, ये पॉइंट थी अर्थ। वो दोनों अर्थ आपस में टकरा के डिस्ट्रॉय हो गए और उनके यूनिवर्सेस भी, जिससे एक और कॉन्ट्रैक्शन पैदा हुआ। टाइमलाइन और ज्यादा सिकुड़ गई। ऐसे ही ये प्रोसेस तेज होती जाती है और भी ज्यादा अर्थ्स और भी ज्यादा यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराने लगते हैं। और वही वो चीज थी जो टचाला ने देखी, एक और धरती हमारी धरती से टकराती हुई। अब स्टीव कहता है, मैं समझा नहीं, अगर ऐसा ही है तो हम यहाँ कैसे हैं? टचाला बोलता है, वो लेडी ब्लैक स्वॉन, उसने एक डिवाइस यूज किया जो दूसरी धरती को फोड़ के हमारी धरती को बचा लेती है। टोनी कहता है, ब्लैक स्वॉन, ओके परफेक्ट, मल्टीवर्सल एपोकैलिप्स, मामला सीरियस तो है। स्ट्रेंज बोलता है, हमें इसे रोकने का रास्ता ढूंढना ही होगा। टोनी कहता है, प्रॉब्लम यह है कि हमें बहुत कुछ पता नहीं है। इस कोलैप्स का सोर्स क्या है? चेन रिएक्शन को रोका जा भी सकता है क्या? या कम से कम क्या हम इसे स्लो कर सकते हैं? रीड कहता है, ब्लैक स्वॉन के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे पास भी है। इसमें वो ट्रिगर भी है जो दूसरी धरती को मिटा देता था। तो मतलब स्टीव उसे रोक के बोलता है, वही रुक जाओ, हम इसे वैसे ही हैंडल करेंगे जैसे हम हमेशा करते आए हैं। हम तैयारी करेंगे, रिसर्च करेंगे और जब अगला इवेंट होगा तो उस इंफॉर्मेशन से जीतने का तरीका निकालेंगे, क्योंकि हम यही करते हैं। रीड बोलता है, बहुत बड़ा चांस है कि ये काम ना करे कैप्टन, क्योंकि हो सकता है हमारे पास टाइम ही ना हो। नमोर पूछता है, ऐसा क्यों? रीड बोलता है, ब्लैक स्वॉन के हिसाब से इस सिस्टम में कुछ कॉन्स्टेंट्स है, रूल्स। जैसे कि मैंने पहले कहा था, जब दो धरतियां एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगती है उसे हम इनकर्शन कहते हैं। और हर इनकर्शन बिल्कुल एक जैसी होती है। शुरू होने से पहले कुछ पल के लिए दोनों धरतियां हार्मोनिक अलाइनमेंट में आ जाती है। इसी वजह से वो एक ही स्पेस में एग्जिस्ट कर पाती है। अच्छी बात यह है कि हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं और एक वार्निंग सिस्टम बना सकते हैं, इसलिए हम पहले से ही जान पाएंगे कि इनकर्शन होने वाली है। लेकिन जैसे ही एक इनकर्शन शुरू होती है हमारे पास एक्ट करने के लिए टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि हर इनकर्शन सिर्फ 8 घंटे ही चलती है। और 8 घंटे बाद जो होता है वो सिंपल है, या तो दोनों धरतियां दोनों यूनिवर्स के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे ही वो टकराती है, या फिर उनमें से बस एक अर्थ को मिटा दी जाती है। तो फिर एक अर्थ और 2 यूनिवर्सेस बच जाएंगे। 8 घंटे, एक इवेंट, 2 पॉसिबल आउटकम्स। अब हो सकता है कि ब्लैक स्वॉन झूठ बोल रही हो, मैंने उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताया, पर बायोमेट्रिक्स ने कोई सीधा झूठ डिटेक्ट भी नहीं किया। और हाँ, एक छोटा सा पॉइंट, उसने दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करके हमारे अर्थ को बचाया है। तो बस अब तक की कहानी यही है। टचाला बोलता है, सब लोग समझे, मुझे दूसरों की सलाह की जरूरत होती नहीं है, लेकिन ये मेरी औकात से बहुत बाहर है और तुम सबकी भी। तो हो सकता है कि हम कुछ पाप करने के लिए मजबूर हो, लेकिन हमें हमारे लोग, हमारी दुनिया और हमारा यूनिवर्स बचाना ही होगा। स्ट्रेंज बोलता है, यूनिवर्स क्यों? यूनिवर्सेस हम सबको बचाएंगे, बीच में बिखरे हुए रियलम्स के साथ। इस सब का स्केल बहुत बड़ा है और जो चीजें दाव पे लगी है वो भी। मुझे डर है कि बहुत जल्दी हमें कुछ हार्ड चॉइसेस लेने पड़ सकते हैं मेरे दोस्तों। नमोर बोलता है, हार्ड चॉइसेस? अपनी आंखें खोलो, जिस औरत को तुमने कैद कर रखा है ना, उसने एक दुनिया मिटा दी। और तुम्हें क्या लगता है आगे हमें क्या करना होगा? सवाल ये नहीं है कि हम क्या करें, सवाल ये है कि हम में से कौन अपनी दुनिया बचाने के लिए किसी और को मार सकता है। बोल्ट कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता क्योंकि मजबूरी है। सभी सोच में पड़ जाते हैं। टोनी बोलता है, ध्यान से सुनो, अगर हम शांति से सोचेंगे नहीं तो कोई उम्मीद नहीं बचेगी। हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन चाहिए, और उस सोल्यूशन को ढूंढने के लिए हमें चाहिए टाइम। और ये सब कुछ हमें बिना किसी इंटरफेरेंस के करना होगा, मतलब सीक्रेटली। और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन अगर दाव पे सब कुछ लगी है तो हमें भी कुछ भी करने के लिए रेडी रहना चाहिए। कैप्टन बोलता है, टोनी तुम्हें हो क्या गया है? पैंथर बोलता है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा कैप्टन, हम सभी नहीं,
कैप्टन बोलता है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही ये सब करने दूंगा। नेसेसिटी ऑफ नेसेसरी इविल मैं नहीं मानता। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में वो लाइन क्रॉस नहीं की है और जिसे भी मैंने वो करते हुए देखा है वो पूरी जिंदगी पछतावे में जिया है। इसलिए मैं ये सपोर्ट नहीं करता, खासकर तब जब हमें ये सब करने की जरूरत है ही नहीं। वो अपना टाइम स्टोन निकाल के बोलता है, याद है हमारे पास बेटर चीज है, हमें बस इसे यूज करना आना चाहिए। टोनी कहता है, तो सब एग्री करते हैं, हम इन्फिनिटी गाउंटलेट फिर से बनाएंगे। स्टीव बोलता है, हाँ मैं, नमोर और ब्लैक बोल्ट जेवियर का माइंड स्टोन ढूंढेंगे। रीड कहता है, और टोनी, टिचाला और मैं इनकर्शन का वार्निंग सिस्टम बनाएंगे। कैप्टन कहता है, ओके गुड, अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ ये अंधेरा है, लेकिन याद रखना हम इस दुनिया को बदलेंगे, ये दुनिया हमें नहीं। और 4 दिन बाद ब्लैक स्वान रवम अलाल का नाम लेते हुए अपनी ग्लोइंग आंखें खोल दिया। नया इनकर्शन आ चुका था। इल्यूमिनाती इनकर्शन पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो कि इस बार था पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान पे। कैप्टन बोलता है, यहाँ तो गए लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। पैंथर बोलता है, हाँ नॉर्मली दिखता नहीं है, एक इनकर्शन वॉल होती है, उसके पार जाना होता है, आसपास ही कहीं होना चाहिए। आयरन मैन ढूंढने लगता है। बीस्ट टाइमर देख के बोलता है, 7 घंटे से भी कम है, जल्दी। नमोर को वॉल मिल चुका था। दूसरी तरफ सब लोग नजारा देख के चौंक जाते हैं। वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को निकालते हैं। अच्छा मैंने पहले बताया नहीं, रीड के पास था रियलिटी स्टोन और टोनी के पास था स्पेस स्टोन। सारे स्टोन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही इन्फिनिटी गाउंटलेट बन जाती है। तभी वॉचर, गैलेक्टस, थैनोस सबको कुछ महसूस होता है। वहाँ कैप्टन पूछता है, अब क्या? रीड बोलता है, तुम्हारा ही तो प्लान था दूसरे अर्थ को धकेलने का। कैप्टन बोलता है, और इसे पहनेगा कौन? आयरन मैन बोलता है, तुम पहनो। स्टीव कहता है, इस काम के लिए आई थिंक टिचाला या रीड। आयरन मैन कहता है, नहीं कैप्टन, ये स्ट्रेटेजी तुम्हारी थी और ये गाउंटलेट वही करती है जो हम दिल से चाहते हैं। अगर हम किसी विचार पे विश्वास ही नहीं करते तो हम उसे हकीकत भी नहीं बना सकते। नमोर बोलता है, क्या बकचोदी है। बीस्ट बोलता है, पहन लो स्टीव और इस दुनिया को बचा लो। स्टीव कहता है, ठीक है, सब पीछे हट जाओ, और वो गाउंटलेट पहन लेता है। चिल्लाते हुए कहता है, इतनी सारी शक्ति, मैं कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकता हूँ। टोनी कहता है, तो करो, उसे वापस भेज दो। कैप्टन पूरी शक्ति लगा के उस अर्थ को धकेलने लगता है। स्ट्रेंज बोलता है, हाँ ये काम कर रहा है, उसने कर दिया। आयरन मैन कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ वाइब्रेशन, फीडबैक। ये ब्लास्ट होता है और सारे स्टोन्स के टुकड़े हो जाते हैं, सिर्फ टाइम स्टोन गायब हो जाता है। बीस्ट बोलता है, ये क्या था, क्या हुआ? कैप्टन बोलता है, मैं नहीं जानता, स्टोन्स बस चले गए, मुझे कोई आइडिया नहीं क्या हुआ। नमोर बोलता है, मुझे है, तुमने अब भी हम सबको मार डाला, बेवकूफ आदमी। वो कैप्टन को जाके पीटने लगता है और बाकी सब उसे रोकते हैं। कुछ देर बाद नेक्रोपोलिस में सभी लोग अंदर डिस्कशन कर रहे थे। 10 मिनट बाद अंदर जाके स्टीव बोलता है, आई एम सॉरी, सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई नो टेम्पर थोड़ा हाई है क्योंकि कुछ चीजें वैसी नहीं हुई जैसा एक्सपेक्टेड था और उसका पछतावा हम सबको है, लेकिन हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हमने एक इनकर्शन को रोका है। स्ट्रेंज कहता है, पर हम वो हथियार ही खो चुके हैं जिससे हम ये कर पाए। बताओ कैप्टन, अगले 10 मिनट के अंदर अगर दूसरा इनकर्शन होता है क्या करेंगे हम? स्टीव कहता है, मुझे यकीन है हम कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे अपने लाइन को क्रॉस किए बिना। स्ट्रेंज कहता है, और इसे उम्मीद कहता है, सल्यूशन नहीं, और अब सिर्फ होप से काम नहीं चलेगा। स्टीव कहता है, अरे इसीलिए तो हम यहाँ हैं, इस बारे में बात करने की आगे क्या करना है। आई नो मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम में से कुछ लोग मुझसे अग्री करते हो और ये काम सही ट्रैक में रह के करना चाहते हो। क्यों टिचाला? टिचाला इनकार करता है। कैप्टन चौंक जाता है। टिचाला बोलता है, मैंने कहा कि मैं जो सही है वो करूंगा, मेरे लिए मेरे लोग ही सब कुछ है और उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कैप्टन ब्लैक बोल्ट से पूछता है, वो भी डिसएग्री करता है। नमोर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पूरी दुनिया दाव पे लगी है और हम मोरालिटी की चिंता करेंगे? कैप्टन बीस्ट से पूछता है। वो बोलता है, सीरियसली तुम एक म्यूटेंट से पूछ रहे हो कि वो अपनी जाति को बचाने के लिए क्या नहीं करेगा?
रीड कहता है, स्टीव तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि ये चॉइस सिर्फ तुम्हारे लिए मुश्किल है। दैट्स इंसल्टिंग। स्टीव बोलता है, रीड तुम अपने आप को ही खो दोगे इसमें, आईने के सामने खुद से ही नजरें नहीं मिला पाओगे। रीड कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने फैमिली के लिए खुद को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। स्टीव बोलता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं तुम लोग बिना सोचे ऐसा हथियार बनाओगे जिसकी फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, फिर किसी डूम्सडे सिनेरियो में उसे यूज करने के लिए खुद को मना भी लोगे। यही कि तुम दो बुरे कामों में कम बुरा काम कर रहे हो, है ना मेरे भाई। टोनी चुप रहता है, फिर बोलता है, यार स्टीव तुम ऐसे क्यों हो, मुझे माफ करना, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो करो स्ट्रेंज। कुछ समझने से पहले ही स्टीव के ऊपर स्ट्रेंज जादू कर देता है और बोलता है, सॉरी कैप्टन, पर और कोई रास्ता नहीं है, तुम सब कुछ भूल जाओगे, तुम कभी भी हमारे साथ नहीं थे। कैप्टन बेहोश हो जाता है। अगले दिन अवेंजर्स टावर में स्टीव के बेडरूम में टोनी आके उसे जगाता है। स्टीव को इल्यूमिनाटी के फ्लैशेस आए थे पूरे सपने की तरह, पर वो सब कुछ भूल चुका था। ये तो बस शुरुआत थी, मैं तो पूरे टाइम रन्स आउट को कवर कर चुका हूँ और यहाँ जिन भी चीजों की कॉन्सेप्ट्स की बात की मैंने उन पे भी डिटेल में बात कर चुका हूँ। अगर आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जाके देखो। आई होप यू विल लाइक दैट प्लेलिस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।